नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक क्या हो जाता है हमारा, जुड़ा हुआ है भारत में वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर आरएसएस के बाद अब गिरिराज सिंह है जो कि बीजेपी के नेता, इन्होंने बोला है कि भारत की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, अब भारत को आवश्यकता है कि उसे वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना की तरह लॉन्च करनी चाहिए। इस सब पर आपका क्या कहना है, आप जरूर अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या वाकई भारत को आवश्यकता है वन चाइल्ड पॉलिसी की, या फिर भारत के कुछ आप देखोगे राज्यों में टू चाइल्ड पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी लॉन्च की गई है। वो आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है जहां पर आपकी टू चाइल्ड पॉलिसी है। क्या उसके प्रोविजंस हैं, इसको भी हम समझेंगे। वन चाइल्ड पॉलिसी की बात क्यों की जा रही है बार बार, इसको भी हम समझेंगे। तो जल्द ऐसा हो सकता है कि भारत में आपकी वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हो जाए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि हमारा यूपीएससी और पीसीएस का बैच शुरू हो रहा है, जिस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, क्योंकि ऑफर सिर्फ 5 से 12 जुलाई तक ही रहेगा। आगे बात करते हैं, न्यूज क्या थी। न्यूज आई थी आपकी कि आरएसएस के बाद गिरिराज सिंह ने भी देश में जनसंख्या के नियंत्रण पर को लेकर के मांग की है। उन्होंने बोला है कि यदि कोई कानून तोड़े, जो कानून जनसंख्या के लिए बने, अगर कोई वो कानून तोड़ता है तो उससे वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए। इस पर बात कही गई है। आगे आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि क्या भारत को बच्चों की संख्या पर सीमा लागू करनी चाहिए। विश्लेषण करें और सुझाव दें कि क्या भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक बच्चा नीति प्रभावी होगी या नहीं होगी, कि जो वन चाइल्ड पॉलिसी है ये कैसे देश में बदलाव लेकर के आएगी और इससे क्या क्या चेंजमेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ ये जरूर अपने माइंड में आप सभी रखिएगा क्वेश्चन लिखते टाइम कि जैसे चाइना को हटानी पड़ी थी अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी 2021 में मजबूरन, क्योंकि वहां पर जो बूढ़ी जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई थी, यंग जनरेशन बहुत कम हो गई थी। तो भारत में भी एक समय ऐसा आएगा जहां पर यंग जनरेशन कम होती हुई दिखेगी और जो आपकी ओल्ड एज के लोग हैं वो ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप प्रश्न को लिखिएगा, इसका उत्तर जरूर बताइएगा। चलिए आगे शुरू कर लेते हैं क्लास और देखते हैं क्या बात थी और क्यों ये मुद्दा आखिर उठा देश में। अभी जैसे कि प्रधानमंत्री दौरे पर हैं विदेश के, जैसे ही वो भारत आते हैं, यहां पर कहा गया है कि लोकसभा में इसको लेकर के प्रस्ताव पास किया जाएगा या पारित किया जाएगा, नॉट पास किया जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव पारित होगा और जहां पर बात की जाएगी वन चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के। ठीक है, कि भारत में जल्द से जल्द इसको लेकर के कोई कानून बनाया जाए, वरना भारत को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। जिस तरह से आप देख रहे हो, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है, उसका हम एक सीमा तक ही दोहन कर सकते हैं और लोग इतने ज्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक ना एक चीज तो लगाम लगनी ही चाहिए। ठीक, चलिए शुरू कर लेते हैं टॉपिक। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने अपने मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजेशन मैगजीन में बदलती डेमोग्राफी को लेकर के जनसंख्या नियंत्रण के लिए पॉलिसी की मांग की है। उन्होंने बोला है कि पॉलिसी बननी ही चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहे थे इस चर्चा के, चलिए इसको समझ लेते हैं। इस मांग पर अब बीजेपी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है और बयान देते हुए कहा है कि अगर चीन वन चाइल्ड पॉलिसी ना लाया होता तो वहां की जनसंख्या अनियंत्रित हो जाती और पूरे वर्ल्ड की अभी 60 मिलियन के आसपास जनसंख्या होती। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है। साथ ही साथ गिरिराज सिंह ने भारत में भी वन चाइल्ड पॉलिसी की वकालत की है और बोला है कि भारत में वन चाइल्ड पॉलिसी जल्द ही लाने की अब आवश्यकता दिखाई दे रही है। हमें ऐसे भी कानून की आवश्यकता है जो हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब पर समान रूप से लागू हो। यानी कि ऐसा कानून होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि जो सिर्फ हिंदुओं पर लागू हो रहा है, सिख पर लागू हो रहा है, मुस्लिम पर लागू हो रहा है, ये सभी पर समान रूप से लागू होगा आपका वन चाइल्ड पॉलिसी। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारे धर्म में ये लिखा हुआ है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या है, बच्चे पैदा करने हैं और बच्चे भगवान की देन होते हैं, लेकिन संभालना तो आपको है ना। ठीक है, तो भगवान आकर के अगर आपके पास इकोनॉमिक कंडीशन आपकी अच्छी नहीं होगी तब आप क्या करोगे। अभी कल मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड इसलिए क्योंकि आज हम कहते हैं ना फर्स्ट सेंचुरी में जी रहे हैं। इतने सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, इतने सारे नए नए आप देखोगे कि रूल्स आ रहे हैं, हम इतना डेवलप कर रहे हैं, हम AI में जा रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता अभी भी बहुत पीछे है। न्यूज़ ये थी कि एक पुरुष थे, वो शायद MP के थे और उनको चाहिए था लड़का। पितृात्मक समाज है हमारा, हम सभी जानते हैं, तो उनको चाहिए था लड़का।
उनको लड़की हुई, उसने अपनी बेटी को भूखा मार दिया, यानी कि वो बेटी जब तक जिंदा रही उसको खाना नहीं दिया गया और वो बेटी भूख से मर गई। उसकी जो न्यू बॉर्न चाइल्ड था शायद वो 1-2 महीने की थी। तो आप समझ सकते हो कि कितनी पीछे और इतनी दकियानूसी मानसिकता है हमारे समाज की, जहां पर हम एक बच्चे को भूखा मार देते हैं क्योंकि वो लड़का नहीं है। और हम बात कर रहे हैं कि हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। कैसी 21st सेंचुरी है जहां पर अभी भी हम चीज़ों को एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा चले लड़की है या लड़का है कोई बात नहीं, बच्चा तो हमारा ही है ना। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखोगे ना, अगर जैसे ही वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई, यहाँ पर एक ये ड्रॉबैक आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि जिन लोगों में ये चाहते हैं उनको लड़का चाहिए, तब यहाँ पर जो चाइल्ड डेथ का रेशियो है वो बढ़ने लगेगा डेटा में। ठीक है, ये बहुत डीप जाकर के मैं आपको चीज़ों को एनालाइज करके बता रही हूँ कि आपका डेथ रेशियो बढ़ेगा बच्चों की मौत का। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। तथा जो कानून की अपेक्षा करे, और उन्होंने बोला कि ये कानून जो बने सब पर समान रूप से लागू हो, और साथ ही साथ अगर कोई कानून ना माने तो उससे उसका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाए। ये सबसे बड़ा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, और उसका वही अधिकार यहाँ पर छीनने की बात की जा रही है। और सरकारी योजनाएं, जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है उससे उसको वंचित कर दिया जाए, उसका लाभ उन्हें ना दिया जाए। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आरएसएस ने क्या कहा है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। इनकी एक मैगजीन आई ऑर्गेनाइजर, ठीक है, इस मैगजीन में इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी की मांग करते हुए कहा है कि देश के कुछ इलाकों में मुस्लिम आबादी के बढ़ने के साथ ही डेमोग्राफी में बदलाव के बारे में बात की गई है कि डेमोग्राफी आपके बदलाव भी आ रहे हैं। यहाँ पर बताया है मैगजीन में कि जो क्षेत्रीय असंतुलन है वो भारत में अब ज्यादा देखने को मिल रहा है कि किसी एक राज्य या क्षेत्र की जनसंख्या अब एकदम से पीक पर जा रही है, एकदम से बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि अब हमें ये जो क्षेत्रीय जनसंख्या है इसको भी काउंटर करना है। इसको काउंटर करने के लिए हमें कोई ना कोई कानून जरूर चाहिए। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या स्थिर है, लेकिन कई क्षेत्र और धर्मों में ये समान नहीं है, जो कि पूरी तरीके से टोटली एकदम सही है। कि जो क्षेत्रीय जो कुछ आप क्षेत्र देखोगे जा करके, वहां पर आप देखोगे कि जनसंख्या अलग लेवल पर चल रही है। एक ही परिवार में आपको दिखाई देंगे 7-7, 8-8 बच्चे हैं उनके। ठीक है, तो ये आप देखोगे छोटे तबके के जो क्षेत्र हैं या फिर लोग हैं वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कुछ संवर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी जो है वो बड़ी मात्रा में बड़ी देखी गई है। जो अप्राकृतिक तरीके से आप देखोगे पश्चिम बंगाल में, असम में, बिहार में, उत्तराखंड में, ये जैसे जो सीमावर्ती राज्य हैं यहाँ पर जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और यहाँ पर अवैध विस्थापन के चलते भी ये बदलाव की बातें कही गई हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या हुए हैं बदलाव। यहाँ पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि 1950 के बाद देश में जो मुस्लिम्स हैं इनकी आबादी में बढ़ोतरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है, और बोला है क्योंकि कांग्रेस ने क्या किया था कि 1971 के बाद विशेष रूप से बिहार और सामान्य तौर पर जो अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं उनको रहने की इजाजत दी थी। ठीक है, और इससे जो रोहिंग्या हैं और जो बांग्लादेशी प्रवासी हैं वो भारत में आकर के रहने लगे हैं। एक तो उनकी आबादी बढ़ रही है, साथ ही साथ 1947 में कुल जनसंख्या 88% हिंदू की थी, और अब यह जो जनसंख्या है वो घट गई है, हिंदुओं की जनसंख्या घट करके 70% रह गई है। वहीं दूसरी उन्होंने बात कही है कि जो हमने डेटा देखा है, एनालाइज किया है, उसमें उन्होंने बोला है वहीं मुस्लिम की जो आबादी है वो 1947 में 7% थी, जो कि अब बढ़ करके 20% हो गई है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक जो पैरामीटर है जहां पर हिंदुओं की आबादी का वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, मुस्लिम की आबादी बढ़ती जा रही, और समवर्ती क्षेत्र जितने भी आपके यहाँ पर मैंने आपको नाम लिया था, ये आपका हो गया कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उत्तराखंड, इस जैसे जो समवर्ती क्षेत्र हैं यहाँ की आबादी बढ़ रही है। रीजन यहाँ पर क्या हो जाता है, एक तो ये बॉर्डर भी शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आप पश्चिम बंगाल को देखो, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है, असम, बिहार भी आपका इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है, उत्तराखंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आप देखोगे विस्थापित हुए लोग आपको ज्यादा दिखाई देंगे, जो दूसरे देश के हैं आकर के यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनकी भी इसीलिए सीएए लागू करना जरूरी हो गया था, और लागू करने के बाद उसका बहुत ज्यादा विरोध भी हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से भी यहाँ की आबादी बढ़ रही है। अब भारत में जो है वो 2 चाइल्ड पॉलिसी तो है अभी वर्तमान में, तो उसी 2 चाइल्ड पॉलिसी की हम बात करेंगे। पूरे भारत में 2 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च नहीं हुई है भारत में, लेकिन 2 चाइल्ड पॉलिसी का प्रावधान जरूर है, और इसको अपनाया है किसने, उत्तर प्रदेश ने और असम ने। इन 2 राज्यों ने इसको अपना रखा है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। ठीक है, भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, और आने वाले सालों में ये और भी ज्यादा बढ़ेगी। हमने चाइना को वैसे भी पीछे छोड़ दिया है, वर्ल्ड में हम सबसे
पहले स्थान पर आ गए हैं। विवाहित उम्र के लोगों में बच्चों को जन्म देने का उच्च अनुपात है। ठीक है, इसी को देखते हुए 2 बच्चों से रिलेटेड जो नीति है वो 2 राज्यों ने अपनाई है, असम और उत्तर प्रदेश। अब इस नीति के तहत क्या क्या प्रावधान है इनको समझ लेते हैं। 2 बच्चों की नीति में प्रस्तावित प्रावधान ये है कि आप कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो आप इन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाओगे। ठीक है, यानी कि इस कानून के लागू होने के बाद यदि किसी व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उसे कल्याणकारी योजनाओं जैसे कई लाभों से वंचित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले ये होगा। दूसरा क्या होगा कि क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने पर रोक हो जाएगी और राशन कार्ड विभाग 4 तक ही सीमित रहेंगे। व्यक्ति के क्षेत्रीय प्राधिकरण या स्थानीय स्वशासन में किसी भी व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, कि वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। राज्य सरकार की नौकरी के लिए आवेदन करने हेतु आप अपात्र हो जाओगे, यानी कि आप जो स्टेट लेवल की जितनी भी जॉब्स हैं उसके लिए आप क्वालिफाइड नहीं होगे। फिर 2 से अधिक बच्चों वाला जो व्यक्ति है वो राज्य सरकार की नौकरी के लिए अपात्र हो जाएगा। वेतन वृद्धि पर उसके रोक लग जाएगी, यानी कि पहले से पूर्णकालिक कोई भी व्यक्ति यदि नौकरी कर रहा है, वो सरकारी नौकरी में है और यदि उसके 2 से ज्यादा बच्चे हो गए हैं तो फिर उस व्यक्ति की जो आपकी जो सैलरी है वो फिर आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, वेतन नहीं बढ़ेगा। प्रोत्साहन, सरकारी कर्मचारियों सहित व्यक्तियों को कई प्रोत्साहन दिए जाते हैं। यदि वे स्वेच्छा से नसबंदी करवा करके 2 बक्सों की नीति को अपनाते हैं तो जैसे ही 200 से अधिक व्यक्तियों के लिए राज्य आवास सुविधाओं में 2 या उससे कम बच्चों वाले व्यक्तियों के लिए कर छूट प्रदान की जाएगी, यानी कि उनको कुछ स्पेशल टैक्स कंसेशन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ 1 बच्चा बोनस, 1 बच्चे वाले जो व्यक्ति हैं उनकी नौकरी में 4 अतिरिक्त वेतन वृद्धि उनको मिलेंगी और 20 वर्ष की आयु तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी जिनके 1 बच्चे हैं। सरकारी नौकरी में ना होने वाले व्यक्तियों के लिए यहाँ पर छूट होगी। अधिनियम के अनुसार जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं लेकिन 2 बच्चों की नीति का पालन कर रहे हैं, उन्हें बिजली और पानी के बिलों, बैंकों के गृह ऋण और आवास कर पर छूट मिलेगी। और ये कितने लोगों को पता था मुझे जरूर बताना कि इन छूटें कुछ प्रदान की जाती हैं इसके तहत, ये आपको पता है। और ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश और असम में लागू हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में यदि आप रह रहे हो और इन चीजों का पालन कर रहे हैं तो आप इसकी मांग कर सकते हैं क्योंकि ये प्रावधान में है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रावधान थे जो मैंने आपको बताया, महत्वपूर्ण चीजें थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपकी क्या राय है इस पर मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।